गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 27 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के टॉपिक्स में आपको दिखा देता हूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा डिस्कशन होगा सरेगोट एडवर्टीजमेंट को लेकर, माइक्रोप्लास्टिक, भारत गौरव स्कीम, कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, रेंट 21, रिन्यूएबल्स को लेकर, सेंसस के बारे में भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं इसके लिए 10 क्वेश्चन ऑफकोर्स रहते हैं। आपके सामने एक टारगेट आता है। अब टारगेट के अंदर यहाँ पर आपको कोशिश करनी होती है कि उतना स्कोर आप यहाँ पर अचीव करें। मैं आपको अपनी तरफ से भी कट ऑफ देता हूँ। वैसे कट ऑफ इज 6, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिंपली अगर आप क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देते हैं तो अपने मार्क्स में 1 मार्क जोड़ लीजिएगा, अदरवाइज 0। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, एंड द कंडीशन इज कि अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझते, नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आंसर करनी है, आप इनकरेक्ट बता देते हैं और वाइस वर्सा, इन दैट सिचुएशन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2। नाउ अपने टारगेट को कमेंट सेक्शन में सेट करिए। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज सरोगेट एडवर्टीजमेंट। सरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछा है कि ये क्या होते हैं। ये प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग को हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अल्कोहल और सिगरेट्स की एडवर्टीजमेंट को सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजिंग रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स डिस्गाइजिंग अनदर प्रोडक्ट, जब कोई ऐसे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट किया जाता है जो किसी, आप कह सकते हैं कि रेगुलेटेड या फिर प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को दिखाता है, उसको हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स आपके पास हैं। अब यूपीएससी आपने सुना होगा काफ़ी बार कि ऑप्शंस काफ़ी मिलते जुलते देती है, और उसमें आपको एक ऑप्शन होता है जो कि गुड ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन आपका होता है जो कि आप कह सकते हैं कि बेटर ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन होता है जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, और आपको यहाँ पर बेस्ट ही चूज करना होता है। अगर आप देखें, जब हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स, क्या इसकी एडवर्टीजमेंट को सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं? देखिए, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली सरोगेट एडवर्टीजमेंट नहीं बन जाएगी। इसमें होता क्या है, इसमें आप एक ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हो किसी दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू जो कि अलाउड है एडवर्टाइज किया जाना, और जो प्रोडक्ट अलाउड नहीं है उसको इसके थ्रू एडवर्टाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट आंसर जो बनता है वो है आपका सी। अभी क्या हुआ, अभी इसको लेकर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो उसने गाइडलाइंस वो लेकर आए, क्योंकि उनको समझ में आया कि काफ़ी सारे, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे टोबैको, सिगरेट्स या फिर अल्कोहल, इनके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं दे आर बैंड। लेकिन आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली, वेदर इट इज़ टेलीविजन, वेदर इट इज़ रेडियो एफएम, तो काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिज्म और मीडियम से जिसमें क्या हो रहा है, इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स बनाई जा रही हैं, और काफ़ी फेमस एक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आपके प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट पूरी तरीके से बैंड है, उनको किसी दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू यहां पर एडवर्टाइज करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो चाहे वो टोबैको प्रोडक्ट्स हो, अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो, सिगरेट्स हो, उनको यहां पर बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं सरकमवेंटिंग समथिंग। ठीक है, तो यहां पर इसे सरकमवेंट करने के लिए सरोगेट एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बात कर रहा है माइक्रो प्लास्टिक को लेकर। पूछा गया माइक्रो प्लास्टिक को लेकर बताएं कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे आप अंडरलाइन जरूर करिएगा मेन टॉपिक को, और सर्कल में जरूर डालिएगा। इस बार काफी लोगों ने प्रीलिम्स क्रैक किया तो मेरे पास यही मैसेज भेजा कि सर ये जो टेक्निक थी जिसमें टॉपिक को हम अंडरलाइन कर रहे हैं और सही पूछा या गलत पूछा उसको सर्कल में डाल रहे हैं, ये काफी सारे लोगों ने यूज किया और उनको हेल्प भी मिली इससे। तो माइक्रोप्लास्टिक है, इट इज फाउंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिका। क्या अंटार्कटिका में ये पहली बार मिला है? हो सकता है। ये बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया दिया, ये टाइनी प्लास्टिक्स होते हैं, डेब्रीज होती हैं, जिसमें अगर आप देखें साइज जो होता है वो 50 mm से कम होता है। हो सकता है द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक जो अंटार्कटिका में मिला है, ये क्या कर सकता है, ये जो क्रायोस्फीयर रीजन है, जो उसका स्नो वाला पार्ट है, क्रायोस्फीयर रीजन वही होता है जो स्नो वाला पार्ट है, उसको मेल्ट करने में स्पीड अप कर देगा पूरे प्रोसेस को। हो सकता है। 10 सेकेंड्स सोचिए। माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन दे रखी है, माइक्रोप्लास्टिक क्या अंटार्कटिका में पहली बार मिला है, वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसके इंपैक्ट। तो एक तरीके से माइक्रोप्लास्टिक को लेकर बहुत सारी चीजें यहां से आपसे पूछी गई हैं। देखिए, आईसी रीजन जो होता है उसे क्रायोस्फीयर रीजन कहते हैं, और यस माइक्रोप्लास्टिक जो है उसको जल्दी से मेल्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया है स्टडीज के अंदर। इसका साइज 50 mm नहीं, इसका साइज होता है लेंथ में 5 mm या इससे कम। ठीक है, तो यहां पर थिनर देन इवन अ ग्रेन ऑफ राइस, जो आपका चावल का दाना होता है उससे भी थिन इसे बताया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ पहली बार ये अंटार्कटिका में मिला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। इसमें ये भी बताया गया प्लास्टिक पोल्यूशन शिप्स में जो लोग जा रहे होते हैं, चाहे वो कार्गो लेकर जा रहे हैं या पैसेंजर लेकर जा रहे हैं, वो काफ़ी सारा जो पोल्यूशन है यहाँ पर करते हैं। कई बार फिशिंग की वजह से, फिश नेट्स की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो नीचे छूट जाता है, जिससे कि पूरी इकोलॉजी खराब हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज when snow travels in the atmosphere it binds itself to airborne particles। जब स्नो जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करती है, वो क्या करती है, जो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसे अपने साथ समा लेती है। और ये क्या होता है, ये फिर अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, वहां पर ये रह जाता है। इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्या इसे क्रायोजेनेसिस कहा जाता है, क्या इसे सिंथेसिस कहा जाता है, क्या इसे स्क्वेंचिंग कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपली आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन। बताइए। ओके तो इस तरीके से जब पोल्यूशन बढ़ता है उसे कहा जाता है स्क्वेंचिंग। ठीक है, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक स्कीम को लेकर है। पूछा गया भारत गौरव स्कीम, ये किससे रिलेट करती है? क्या ये इंडियन रेलवे से रिलेट करती है, चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेट करती है, स्टार्टअप्स या स्टार्टअप कल्चर से रिलेट करती है, या फिर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करती है? बताइए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। भारत गौरव स्कीम, कहां सुना है आपने स्कीम के बारे में? ओके देखिए, सो ये भारतीय रेलवे से रिलेट करती है। इंडियन रेलवेज ने अभी क्या किया है, फ्लैग ऑफ किया है कंट्री की पहली प्राइवेट ट्रेन को। हम जान रहे हैं धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जो जो सेक्टर अभी अपने अंडर में रखे हुए थे उसको धीरे धीरे अनरेगुलेट किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर आता जा रहा है। और इंडियन रेलवेज के अंदर भी अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स तो आ ही चुके हैं, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर पूरे तरीके से आ रहा है, क्योंकि पहली प्राइवेट ट्रेन भारत गौरव स्कीम के अंदर यहां पर कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक चलाई जाएगी। कहां से कहां तक? कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक ये जो ट्रेन है आपकी चलने वाली है। इसमें क्या होगा, देखिए जब ये पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑपरेटर के पास फ्रीडम रहेगी कि वो अपना रास्ता डिसाइड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मुझे इन्हीं 10 स्टेशन से होता हुआ जाना है, क्योंकि देखिए अदरवाइज क्या होता है, रेलवेज में भी जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ये स्टेशन है, हमारे यहाँ पर ट्रेन रुकनी ही रुकनी चाहिए। वहां पे दूसरा नेता कहता है हमारे यहाँ पर ट्रेन रुकनी ही रुकनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये जो पूरा रूट है या फिर कहें कि ये पूरा जो एक ट्रेन है ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, प्राइवेट ट्रेन है, तो रास्ता क्या होगा ये भी प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा। जो उनको लगेगा सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता है, जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सकते हैं इस ट्रेन को यूज करने वाले, वो रास्ता उसी को रखेंगे, राइट। तो ऑपरेटर के पास फ्रीडम रहेगी रूट को डिसाइड करने की, कहां पर ट्रेन को रोकना है, होल्ड्स कहां पर होने चाहिए, कहां पर नहीं होने चाहिए, वो भी वही डिसाइड करेंगे। ये भी सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेगा। और टैरिफ जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर टैरिफ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हो सकता है जो व्यक्ति यहां पर ये पूरा काम करने के लिए आ रहा है उसको प्रॉफिट ही ना हो। तो इस चीज की भी पूरी आप कह सकते हैं कि देखभाल करी गई है सरकार के द्वारा, और कहा गया कि टैरिफ भी आप ही डिसाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेकर है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेकर पूछा गया है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इन्फ्लेशन की वजह से जो एसेट की वैल्यू बढ़ी उसको यहां पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है, और इसमें बेस ईयर जो है वो 2001 है। अभी 10 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं। रिसेंटली न्यूज थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को करंट फिस्कल ईयर के लिए नोटिफाई किया है। वो भी डिपार्टमेंट भी इस इंडेक्स का यूज कर रहा है। द गवर्नमेंट जो है पहले इसका 1981 बेस ईयर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जितना पुराना बेस ईयर होगा उतनी फिगर्स आपकी अच्छी नहीं निकलेंगी, एक्यूरेट नहीं निकलेंगी। तभी जो प्रेजेंट ईयर में अगर आपको इन्फ्लेशन को काउंट करना है तो आपको बेस ईयर को चेंज करना पड़ेगा, तो इसे 20 साल आगे के लिए शिफ्ट किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इज इट यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर, देखिए मान लीजिए 2000 में आपने कोई एसेट खरीदी है, 2010 कर लेते हैं यहाँ पर, उसके अंदर क्या इजाफा हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो मेजर जो किया जाता है वो इसी CII के थ्रू किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, बट उसका इंपैक्ट कैसे आपकी एसेट के ऊपर पड़ता है, इसके लिए CII की जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है रेन 21 को लेकर। पूछा गया रेन 21 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडिया जो है इसने, इंडिया बेसिकली तीसरे नंबर पे है जब अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने की बात आती है 2021 के अंदर। मतलब इंडिया तीसरे नंबर पे ऐसी कंट्री है जिसने अपने रिन्यूएबल्स को बढ़ाया है। रेन 21 एक अकेला
ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी है ऑफ एक्टर्स, जिसमें साइंस बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट से, एनजीओ से, इंडस्ट्री से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओनली वर्ड दिया, ध्यान से देखिएगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। रेन 21, रिन्यूएबल 21, जैसे भी आप इसको याद रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जो नई रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि इंडिया तीसरे नंबर पे है, चाइना और यूएस के बाद, जो सबसे तेजी से यहाँ पे क्या कर रहा है, रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। क्योंकि हमारा भी टारगेट है कि हमें भी कार्बन न्यूट्रल बनना है। हम ये भी चाहते हैं कि 50% से ज़्यादा हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल के थ्रू पूरी हो। जितने ज़्यादा रिन्यूएबल आप यूज़ करेंगे, आपकी डिपेंडेंसी जो है कोल के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर कम होगी, और इसी वजह से आपकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी कम होने वाली है। ठीक है, इज इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर द सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी, वो भी सही है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम रिन्यूएबल ऐड करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन हम तीसरी बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर जब हम सोलर फोटोवोल्टिक्स कैपेसिटी की बात करते हैं। और सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन कहाँ मिलेगी, उसमें हम चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, 60.4 गीगावाट के आसपास हमने इंस्टॉलेशन यहां पर किया हुआ है। ठीक है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है जब हम सोलर वाटर हीटिंग की बात करते हैं। सोलर वाटर हीटिंग, ठीक है, और हाइड्रो पावर कैपेसिटी, ये सभी चीजें इस वजह से बता रहा हूं बिकॉज ये सारे रिन्यूएबल से रिलेटेड है। जब हम हाइड्रो पावर कैपेसिटी की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। और इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन एडिशन की, तो हम 5वें नंबर पे आते हैं। और आपने देखा ही होगा इस साल नवंबर में हमें 10% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करना था, जो हम ऑलरेडी 4-5 महीने पहले ही कर चुके हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल्स को लेकर, बताएं जो स्कीम्स है इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो रिन्यूएबल या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दी गई है। क्या कुसुम स्कीम का रिन्यूएबल एनर्जी से कोई लेना देना है? मे बी। क्या OSOWOG का रिन्यूएबल से कोई लेना देना है? हो सकता है। व्हाट अबाउट पंच अमृत प्रिंसिपल, क्या इसका रिन्यूएबल से कोई लेना देना है? सोचिए, 10 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करेंगे। 3 स्कीम्स के नाम दिए आपके पास, और ये स्कीम्स जब आपको पता चलेगा कि किस चीज को लेकर है, तो मेंस के अंदर भी आपको यही नाम लिखने होते हैं और इन्हीं के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना होता है। देखिए, मान लीजिए मेंस के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्वेश्चन आया, तो वहां पर आप इन स्कीम्स को जरूर मेंशन करिएगा और उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है, अब है क्या ये कुसुम स्कीम जो है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। यहां पे देखिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ठीक है, नाउ ये जो स्कीम है ये है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए एंड उनको सोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन से रिलेटेड। और यहां पर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे वो रिन्यूएबल के एरिया से ही कराए जाएंगे। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है, ये पहली स्कीम जो है वो रिन्यूएबल को लेकर है, बिल्कुल ठीक है। OSOWOG की फुल फॉर्म है वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया है ताकि सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सके, फिर आगे जाके यूज किया जा सके इस पोटेंशियल को। और ये पंच अमृत प्रिंसिपल जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे COP26 ग्लासगो जो अभी हुई थी ग्लासगो के अंदर। ठीक है, जिसमें कहा गया कि इंडिया 2030 तक 50% अपने जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेगा। मतलब 2030 तक जितनी भी एनर्जी भारत यूज करेगा उसमें से 50% जो होगी वो कहां से आएगी, वो रिन्यूएबल एरिया से आने वाली है, जिसके लिए हमें 500 गीगावाट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम रेडी करने के लिए तैयार है आने वाले 8 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो तीनों की तीनों स्कीम्स जो है रिन्यूएबल से रिलेटेड है, तो डी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। ओके, नाउ पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये 500 से 1000 किलोमीटर का वॉरहेड को कैरी कर सकती है क्या ये मिसाइल? हो सकता है। इसका जो प्रोपल्जन है वो सॉलिड प्रोपल्जन है और इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और रेंज इसकी 350 किलोमीटर बताई जा रही है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी हुआ क्या है, इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अपनी सेकेंड न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, और ये 10 दिन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके अंदर बात करी जाए तो पृथ्वी 2 जो है इसका पहला टेस्ट जो किया गया था वो किया गया था 1996 के अंदर, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 2003 के अंदर। अब बात करें क्या ये 500 से 1000 किलो का वॉरहेड लेके जा सकती है, आंसर इज करेक्ट। रेंज भी इसकी 350 किलोमीटर है, वो भी करेक्ट हो जाती है। और इसे IGMDP
के अंदर भी रखा गया। पृथ्वी 1 मिसाइल जो है उसे आईजीएमडीपी के अंदर रखा गया। आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब कुछ पृथ्वी 1 जो इसका फर्स्ट वर्जन था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उसे लेकर आया गया था 1988 के अंदर। वो सिंगल स्टेज है, जैसे ये पृथ्वी 2 डबल स्टेज है, पृथ्वी 1 जो है वो सिंगल स्टेज मिसाइल है और उसमें भी लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके अंदर ठोस नहीं, सॉलिड नहीं, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि सेंसस 2021 को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये 15वां इंडिया का सेंसस होने वाला है क्या, मे बी। क्या इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, ये भी हो सकता है। ये सबसे पहले 1951 में किया गया था सेंसस, हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। सेंसस आजकल काफी न्यूज में है। बेसिकली 2021 में इसे करना था और 2020 से इसकी तैयारी करनी थी, लेकिन 2020-21 में तो हम सेंसस नहीं, कोरोना की तैयारी और उससे बचने की तैयारी कर रहे थे। तो यहां पर इसी वजह से इसे 2022 में कहा गया कि हम करेंगे, लेकिन 2022 में फिर हमने दूसरी वेव्स आने वाली देखी, काफी सारी नई वेव्स आई, दोबारा से नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे। फिर इसे हमने क्या किया, हमने इसे 2022 के लास्ट में शिफ्ट कर दिया और अभी जो ओरिजिनल शेड्यूल था उसे पुश करते करते हम 2023-24 तक इसको लेकर चले गए हैं, ताकि कोविड को पहले अच्छे से मैनेज कर लिया जाए। ठीक है, नाउ क्या ये 15वां इंडिया का सेंसस होने वाला है? इट विल बी 15th इंडियन सेंसस। आंसर इज, क्या लगता है, विल इट बी द 15th? आंसर इज यस। और अगर आप समझें, अगर ये 15वां है और बेसिक चीज अगर आपको पता हो कि हर 10 साल में किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि पहला 1951 में तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, क्योंकि 1951 में अगर किया गया, फिर 61, 71, 81, 91, 01, 11 और जो अभी किया जाने वाला है 2021 वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8वां होना चाहिए था। ठीक है, तो इट मींस कि ये 1951 में नहीं किया गया, इससे पहले किया गया होगा। एंड आंसर इज करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो जो थे, उनके द्वारा इसे 1872 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सेंसस 2021 जो है, दैट इज जो अभी होगा आगे, इसे ऐप के थ्रू इसमें डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और शुरुआत 1872 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि सेंसस को लेकर ये पूछा गया। सेंसस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रजिस्ट्रार जनरल जो है, जो ये सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर रखा गया, वो उनके अंडर में आते हैं। और सबसे पहले जो 2001 का सेंसस था ना, वहां पर बायोमेट्रिक डेटा जो है उसे इकट्ठा किया गया था। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या आंसर हो सकता है सेंसस को लेकर? काफी न्यूज में हो सकता है, क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर इस बार पूछ लिया जाए या मेंस के अंदर भी आ सकता है। रजिस्ट्रार जनरल यस, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाती है आपकी ठीक। और क्या 2001 में हमारे पास बायोमेट्रिक डेटा था, हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा आइरिस स्कैन, ये सब चीजें तो बाद में जाकर आई जब आपका आधार कार्ड आया, राइट। आधार के बाद ये सब डेटा आपको इकट्ठा किया जाने लगा, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2008-9-10 के आसपास के टाइम पर देखने को मिलता है। तब आधार कार्ड का डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, फोटोज, आपका आइरिस स्कैन, ये सब चीजें करी जा रही थी, राइट। तो 2001 में ये हम कैसे कर सकते, क्योंकि तब तक तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था। तो 2011 के अंदर पहली बार बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो थी उसे इकट्ठा किया जा रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से रिवीजन की तरफ। और रिवीजन करना काफी जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर जो 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट होती है, देखिए जब भी आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, या लाइफ में अदरवाइज भी, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट को जरूर देख लीजिएगा कि अगर मैं इस किताब को पढ़ने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। और वहां पर आपको समझ में आएगा कि रिविजन करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे रिवाइज 2 मिनट के लिए जरूर करिएगा, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सेकंड टाइम जरूर आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा ऑन द वेरी सेम डे। क्या क्या चीजें डिस्कस करी हमने? सबसे पहले हमने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा, क्या होती है, जिसमें आप बेसिकली एडवर्टाइज किसी दूसरी चीज को करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि उस चीज को डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, तो आप किसी ऑल्टरनेटिव तरीके से उसे एडवर्टाइज कर रहे होते हो। माइक्रोप्लास्टिक के अंदर हमने क्या देखा, पहली बार अंटार्कटिका में इसके कुछ अंश मिले हैं। 5 mm का इसका मैक्सिमम साइज होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टाइप के माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, जो हम करंट अफेयर्स के वीडियो के अंदर ऑफकोर्स तफसील से डिस्कस करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने यहां से आगे बढ़ के देखा था कि स्क्वेंचिंग क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने भारत गौरव स्कीम के बारे में देखा, क्या किया जा रहा है इसके अंदर। प्राइवेट ट्रेन को लेकर आया गया कोयम्बटूर टू शिरडी, ये चलने वाली है, पैसा कितना दिया जाएगा, रूट क्या रहेगा, सर्विस क्या प्रोवाइड करी जाएगी, ये सभी प्राइवेट सेक्टर जो है डिसाइड करेगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में देखा, बेस ईयर
पहले 1981 हुआ करता था, इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू 2001 नाउ। और यहाँ पर कोस्ट इन्फ्लेशन, जो एसेट के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस राइज हुआ है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जो लोग 2023 का कोर्स लेना चाहते हैं, आप नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा। इट इज़ अवेलेबल ऑन exam.netmog.com। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया था। रेन 21 रिन्यूएबल 21 क्या है? ये थर्ड हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। इंडिया यहाँ पर एक अच्छे, एक आप कह सकते हैं सुप्रीम प्लेयर के तौर पर निकल कर आया है। चाइना यूएस हमसे भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर। नेवरदलेस इंडिया ने ये कहा है कि आने वाले 8 सालों के अंदर 50% जो भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन होगा वो कहाँ से आएगा? वो रिन्यूएबल से आएगा। कुसुम, OSOW, OG, पंचअमृत प्रिंसिपल वो इसी से ही रिलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पृथ्वी द सेकंड के बारे में देखा हमने। इस मिसाइल की कैपेसिटी कितनी है? 500 से लेकर 1000 किलोमीटर का वॉरहेड कैरी कर सकती है। रेंज भी हमने यहाँ पर इसकी डिस्कस करी है। पृथ्वी 1 मिसाइल के बारे में भी बेसिक जानकारी हमने ली थी। सेंसस के बारे में डिस्कशन किया। इस बार जो सेंसस होगा उसमें मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा। आप देखेंगे जो लोग आपके घर में डेटा लेने के लिए आएंगे वो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर ही उस डेटा को डालना शुरू करेंगे। और ये जो है कहा गया 2023-2024 में इसकी जो आपकी शेड्यूल डेट है वो शिफ्ट करी गई है। ये हमने देखा था 15th इंडियन सेंसस यहाँ पर होने वाला है, राइट। चलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। जो प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके अंदर आपको मुझे जो IGMDP है इसकी फुल फॉर्म बतानी है, जो हमने मिसाइल के केस में देखी थी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता यू कैन स्टिल लुक इनटू गूगल और उसके बाद जानने के बाद जरूर लिखिएगा, सो दैट आपको वो चीज़ लिखी हुई जो होगी वो याद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने मार्क्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि पता चल सके कि आप में से टॉपर्स कौन है। 10 में से आपने कितना स्कोर किया है। अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया है देन ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, आप सेफ जोन में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर 6 से कम है तो वहाँ पर रिवीजन जो है इमीडिएटली कर लीजिएगा। और सेकंड टाइम जब भी आप लेक्चर को देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो दोबारा ना देखने होंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।